हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद एक बार लाइव आने का मौका, आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। काफ़ी बिजी चल रहा हूँ आजकल। मेरे हुलिया को देख के आप लोग समझ सकते हैं। शेविंग का भी मौका नहीं मिल रहा है। खैर, जैसा कि मैंने देखा, आप लोगों को टॉपिक में देखा होगा आपने, मैंने क्या लिखा है कि इलेक्शन 2019 का करीब आ रहा है। और आप लोग एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, किस तरीके से माहौल को बनाने की शुरुआत हो गई है। छोटे मोटे लोग बयान देना शुरू कर रहे हैं। जब उस पर रिएक्शन बढ़ेगा तो फिर बड़े मछली आ जाएंगे समंदर से निकलकर समंदर में, और बड़े बड़े बयानबाजी देंगे, हिंदू मुस्लिम वाली बात होने लगेगी। अभी आप लोग माहौल को देखिए, किस तरीके से कभी कोई शर्मा जी हैं, कभी कोई ठाकुर देवा जी हैं, कभी कोई और है, कभी कोई मुस्लिम समाज से कुछ है। अभी आप देखो किस तरीके से माहौल बनाना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये मंदिर की बात शुरू हो जाएगी, मस्जिद की बात शुरू हो जाएगी। 2019 बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 1 या 1.5 मतलब मुश्किल से आपको 15-16 महीने की बात है। फिर इलेक्शन शुरू हो जाएगी और उसकी तैयारी अभी से शुरू है। और ये बहुत ही ये ऑब्वियस है कि हिंदुस्तान में जो राजनीति अभी हो रही है उसमें धर्म का तो बहुत बड़ा अभी मामला चल रहा है। सीधी सी बात है, लोगों को धर्म के नाम पे काफ़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, वोट लिया जा सकता है। इसलिए अभी आप लोगों को बहुत ही सजग, बहुत ही चालाकी से रहना होगा, ईमानदारी से रहना होगा, अपने देश के साथ मोहब्बत से रहना होगा। और ऐसे लोगों को जो भी आपको दिखाई दें आपके आसपास, जो उल्टे सीधे बात करते हैं, चाहे कोई हो, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। देखिए, एक चिंगारी से ही आग फैलती है, एक चिंगारी से ही आग लगती है पूरे हिंदुस्तान में। अगर कोई मेरा जानने वाला ही, मेरा दोस्त कोई उल्टा सीधा बयानबाजी दे रहा है, जिससे हो सकता है किसी हिंदू भाई की भावना भड़क जाए, किसी मुसलमान भाई की भावना भड़क जाए, तो इस तरीके के कोई भी लोग हों, याद रखिए कोई आसमान से टपक के नहीं आता है। जो इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं, जिन पर हम लोग बैठ कर रिएक्शन देते हैं, चाहे वो देवा ठाकुर हो गए, चाहे वो दीपक शर्मा जैसे लोग हो गए, ये लोग कोई आसमान से या मंगल ग्रह से नहीं आते हैं। ये लोग हमारे और आपके ही समाज के लोग होते हैं। और जिस वक्त उनको ये एहसास हो जाता है ना कि समाज में कोई बोलने टोकने वाला नहीं है, तो यकीन मानिए कि वो लोग कुछ नहीं फिक्र करने वाले हैं कि अरे यार चलो ऐसे ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या दिक्कत है, जो भी बोलता है बोलने दो, और अपना काम तो बनता है, भाड़ में जाए जनता, ये है ना कहावत। तो सीधी सी बात है, इलेक्शन नजदीक आने वाला है। इलेक्शन के नजदीक आते ही धीरे 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 इस मैटर को उठाया जाएगा। बात मंदिर मस्जिद पे आ जाएगी, बात बाबरी मस्जिद पे आ जाएगी, बात फिर हिंदू मुसलमान पे आ जाएगी, और देखते ही देखते फिर से पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं दंगा फसाद होना लिखा है। और उसके बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन से पहले सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर उसके बाद सब लोग बेवकूफ बन के रह जाएंगे। कहीं भी कोई रोजगार की बात नहीं करेगा, कहीं भी कोई सड़क की बात नहीं करेगा, कहीं भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेगा, कहीं भी कोई किसान की बात नहीं करेगा, कोई गरीबी हटाने की बात नहीं करेगा, कोई गलत पॉलिसीज जो हो रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो बेचारे उनको उनका हक नहीं मिल रहा है और वो बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका नौकरी जाने का सवाल है। मेरी अभी 1-2 दिन पहले एक कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी से बात हो रही थी। उनको सैलरी को लेकर काफी समस्याएं थी, अभी जो 6th-7th पे कमीशन लागू हुआ था उसको लेकर। तो ये जो चीज है, मसला है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से पूरे मैटर को भड़का दिया जाता है हिंदू और मुसलमान के नाम पर। और जो मेन मकसद हम लोगों का होना चाहिए कि किस तरीके से हम तरक्की करें, उस मैटर को खत्म कर दिया गया है। उस मैटर पे कोई बात नहीं करता है, उस मैटर पे कोई सोचना भी पसंद नहीं करता है। ये हालांकि ये सबको पता है, इवन कि उनको भी पता है, जो हिंदू मुसलमान वाले भाषण देते हैं ना, ये उनको भी पता है। और ये उनको पता है कि कोई भी सरकार आ जाए, जब तक हिंदुस्तान की पूरी जनता को एक साथ जोड़ के ना रखा जाए, ना रखने वाले कोई इंसान ना आए, कोई ऐसा नेता पैदा ना हो जो पूरे देश को जोड़ के रखने की बात करता हो, तब तक दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की तरक्की कोई भी सरकार नहीं करवा सकती है। और तरक्की का एक ही जरिया है, वो है आपस में मिलके रहना। अगर हम जब तक मिलके नहीं रहेंगे, कोई भी, देखो कल मेरी एक मीटिंग हो रही थी, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो वहां पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया सामने।
हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे कि एक जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग को हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। बड़ी सी बिल्डिंग है, 10 तल्ला बिल्डिंग है। अब बात ये होती है कि उस बिल्डिंग पे काम करने वाले, उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले लेबर से लेकर, इंजीनियर से लेकर, मैनेजर से लेकर हर वो तरह के लोग हैं जो वहां पर काम करेंगे। जैसे कि छोटे लेवल पे आ जाते हैं, अगर ऑफिस बॉय हो गया, क्लीनर हो गया, सफाई करने वाला हो गया। अगर बड़े लेवल पे आ जाते हैं तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो जाता है। मेरा एग्जांपल देने का मकसद को आप समझिएगा। जब कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो सब लोग उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले लोग, सब लोग ये माइंड मेकअप किए रहते हैं कि मेरा ये 2 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है 10 तल्ला। अब इस बीच में क्या होता है कि इंजीनियर्स आते हैं, सारे काम शुरू होते हैं। जब काम शुरू होता है, आप इसको रिलेट करिए, आसानी से कर सकते हैं हिंदुस्तान की तरक्की पर, हिंदुस्तान को बनाने की प्रक्रिया पर। जब सारे लोग एक साथ बैठते हैं, सारे इंजीनियर्स, लेबर्स और जितने भी स्टाफ होते हैं, एडमिन स्टाफ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने वाले लोग होते हैं, इवेंट ड्राइवर होते हैं, वो सब लोग एक जगह बैठते हैं और जब वो बात करते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान की तरक्की हम कैसे करें। जब हिंदुस्तान की तरक्की की बात और बिल्डिंग बनाने की बात आप रिलेट कीजिए। जब बात होती है, इंजीनियर्स हम सारे बैठते हैं एक जगह, टेबल पे बैठते हैं और एक नक्शा पे बात होती है कि हमें ये बिल्डिंग इस तरीके से बनानी है और इसको इस जगह पे लेकर जानी है और विद इन 22 महीना, 23 महीना, 24 महीना टाइम फ्रेम सेट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, काम शुरू होता है। उसमें एक काम जो पानी देने वाला ऑफिस बॉय होता है ना, उसकी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब आप उससे पूछिएगा कि कहां काम करते हो तो वो बोलता है कि मेरा मतलब है मैं बिल्डिंग बनाने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं वहां काम करता हूं। उसी बीच में कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हादसा हो जाती है या कुछ लोग काम नहीं सही से करते हैं, उनके ऊपर ऑफिशियल कार्रवाई भी होती है, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई भी करता है, उनको वार्निंग दी जाती है, उनको साइट से निकाला भी जाता है। उसी तरीके से देश बनाने के प्रक्रिया में अगर सब लोग साथ आके बैठे और सबका दिमाग में ये हो, सबके दिमाग में ये बात हो कि हमें देश को बनाना है, उसमें अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा देनी चाहिए, अगर उसमें कोई जानबूझ के अड़ंगा डालता है उसको बाहर निकाल के जेल में डालिए। लेकिन जो ये काम करने वाला है, चाहे वो पानी देने वाला ऑफिस बॉय हो या रिक्शा खींचने वाला हमारे देश का टैक्स देने वाला एक आम इंसान हो, सबके दिलो दिमाग में एक बात होती है कि हमें देश को बनाना है। ये बात उतना ही लागू होता है हमारे देश के एक रिक्शा वाले पर, एक आम आदमी पर और एक ऊपर बैठा हुआ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर। ये सबकी जिम्मेदारी होती है कि सबके दिलो दिमाग में एक बात हो कि हमें देश को तरक्की करानी है। फिर जिस तरीके से बिल्डिंग एक एक स्टेप करके बनता जाता है, उसी तरीके से हमारा देश भी बनेगा। सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है, लेकिन सबके दिमाग में क्या है कि मुझे देश बनाना है, मुझे एक बिल्डिंग बनानी है। और ये जितने भी लोग काम करते होंगे, जितने भी लोग गल्फ में काम करते होंगे, मिडिल ईस्ट में काम करते होंगे, यूरोप में काम करते होंगे, कहीं भी काम करते होंगे, उनको पता है कि एक जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो किस तरीके से उसमें 1000 तरह के लोग होते हैं, लेकिन सबका मकसद ये होता है कि मुझे बिल्डिंग बनानी होती है। अगर आप वो एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि हर किसी की जिम्मेदारी बटी होती है वहां पर। अगर आप एक ड्राइवर है जो स्टाफ को ले जाता है, अगर आप उस ड्राइवर से ये कह दो कि तुम जाकर अब वो इंजीनियरिंग का काम संभालो, तो क्या लगता है आपको वो कर पाएगा? क्या वो ड्राइवर एक प्रोजेक्ट को तैयार कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, वो स्टाफ को लाता है, वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। उसी तरीके से देश को बनाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगता है कि अरे यार ये बेकार है, लेकिन नहीं, एक रिक्शा खींचने वाला भी है। जब वो शाम में खाना खरीदने जाता है, जब वो शाम में ब्रश खरीदने जाता है, बिस्किट खरीदने जाता है, तो उस पर वो टैक्स देता है। उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है, उतना ही वो मेहनत करता है, उतना ही वो टैक्स देता है जितना हम और आप देते हैं। अब तो जीएसटी के बाद से सभी लोग टैक्स देंगे गुड्स पर और हर एक तरह के सर्विस पर। तो मेरा मकसद सिर्फ ये कहने का था कि किस तरीके से हम अपने माइंड को मेकअप कर सकते हैं, जिनका माइंड मेकअप नहीं है, जैसे कि ये ठाकुर जी हो गई, देवा ठाकुर हो गई, दीपक शर्मा जैसे लोग हो गए, बेवकूफ किस्म के 2-3 लोग हैं। फेसबुक पे भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जो उल्टी सीधे बात लिखते रहते हैं, खुलेआम मतलब हिंदू मुस्लिम वाली बात लिखते रहते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये लोग ऐसे अनासिर हैं, ये लोग ऐसे अवांछनीय तत्व हैं, ये ऐसे अनवांटेड सोशल एलिमेंट हैं, अनसोशल एलिमेंट हैं, जिनको जेल के अंदर होना चाहिए, जिनको बिहाइंड द बार होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आवर एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली करप्ट।
दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल, स्पेशली जो इस तरह के प्रोग्रेस में अपना हाथ ना बटाकर उल्टा पैर खींचने का काम करते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करो, जितने भी लोग काम करने वाले लोग होंगे, और मेरे ख्याल से मेरे साथ जितने भी लोग हैं लगभग 70% लोग काम करने वाले लोग हैं, या तो मिडिल ईस्ट में या हिंदुस्तान में या यूरोप में। अगर आप लोग मेरी इस बात को समझ सकते हैं तो समझिए इस बात को, और इस बात को बताना होगा कि एक छोटे से घर को भी बनाने में किस तरीके से 10 तरह के लोग मिलकर बनाते हैं, मजदूर से लेकर एक चाय पिलाने वाले से लेकर एक इंजीनियर से लेकर एक प्रोजेक्ट मैनेजर तक। तो एक देश बनाने की जब बात आती है तो किस तरीके से हम इसको एक नॉर्मल वे में लेके चल सकते हैं, किस तरीके से हम ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर दें जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए समाज में जो आपको और हमको आपस में लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। वो नेता जो वोट आपसे लेता है, मंदिर का नाम लेकर, मस्जिद का नाम लेकर बेवकूफ बनाता है, मालूम ये चलता है कि उसके 7 पीढ़ी की जिंदगी बन गई, पैसा कमा लिया उन्होंने भरपूर, दबा के पैसा रख लिया उन लोगों ने, और आप और हम जहां थे वहीं रह जाते हैं। हम जिस तरीके से सड़क पर थे वैसे ही सड़क पे रह जाते हैं। हिंदुस्तान में आज भी मुस्लिम कौम में बताना चाहता हूं, मुस्लिम कौम में मेरे दोस्त की हिंदुस्तान में इतनी बड़ी हमारे पास एक संपत्ति है जिसको वक्फ बोर्ड की जमीन कहते हैं। हिंदुस्तान में एयरफोर्स के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है हिंदुस्तान में, जो मुसलमानों के पास है, लेकिन वो बहुत ही गलत हाथों में है। वो बहुत ही गलत और बेईमान और अनड्यू एडवांटेज उठाने वाले उन लोगों के हाथ में है जो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। वो अपने पॉकेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी एक संगठन बना रखे हैं, वो कुछ लोगों का ग्रुप बना रखे हैं जो गुंडा टाइप के भी होते हैं, जो आपको अपने सवाल नहीं करने देंगे, जो आपको घुसने नहीं देंगे अपने कमेटी में। अगर आज आप कह दीजिए अपने हिंदुस्तान में किसी कोना में आप अगर चले जाइए, वहां पे वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसके वक्फ बोर्ड के मैनेजर कौन है, चेयरमैन कौन है, आप उनसे जाके बोलिए कि सर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनानी है, मुझे मेडिकल कॉलेज बनानी है, मुझे जमीन की जरूरत है। और वक्फ बोर्ड होता ही इसीलिए है कि आप आवाम की खिदमत कर सकें उस जमीन से, इसलिए वक्फ बोर्ड की जमीन दी जाती है। तो वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन लगा उस चेयरमैन को और उस कमेटी वाले लोगों को कि उनका पत्ता गोल हो जाएगा, उनको किसी भी तरीके की नाजायज फायदा नहीं होगा, वो नहीं आएंगे साथ आपके। और ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हुई हैं, बहुत सारी जगहों पर हैं। तो एक ये जो बात होती है कि किस तरीके से हमको अगर सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात होगी तो हमें हर वो दिशा में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग विकास में मदद कर रहे हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अपने अंदर की बुराई को खत्म किया जाए, अपने समाज के अंदर की बुराई को खत्म किया जाए, धीरे धीरे स्टेप वाइज किया जाए। अगर मुझे ये लगता है, जैसे मैं सिवान का रहने वाला हूं, मेरे सिवान में बहुत सारे ऐसी वक्फ बोर्ड की जमीन है जो कुछ लोगों के हाथों में है, जहां पर यूनिवर्सिटी बन सकती है, जहां पे कॉलेज बन सकते हैं, जहां पर ऐसे काम किए जा सकते हैं जो कि समाज के लिए काम आएगा, जो कि हिंदुस्तान के लिए काम आएगा। लेकिन होता क्या है कि वहां पर क्या कर दिया जाता है, रिक्शे वाले को, ठेले वाले को भाड़े पर दे दिया जाता है, पंचर बनाने वाले को भाड़े पर दे दिया जाता है, मैकेनिक को भाड़े पर दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनसे हर महीना पैसा आता है। और लेकिन उनका ये फिक्र नहीं होता है कि उनके बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे, वो प्राइवेट में जाएं, सरकारी में जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। तो होता क्या है कि जब वो गरीब, जब वो रिक्शा चालक, जब वो मैकेनिक, उनका बच्चा बड़ा होता है तो वो भी उसी तरीके से उसी लाइन में चला जाता है, वो तरक्की नहीं कर पाता है। तो जब विकास करने की बात होती है तो देखिए, सिर्फ नेताओं को बोलने से नहीं होगा कि अरे विकास कहां हो रहा है, मोदी आया है सरकार तो मोदी सरकार विकास नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मकसद क्या है भाई? मकसद क्या है आपको ये बोलने का? वाकई में अगर आप विकास चाहते हैं तो किस तरीके का विकास चाहते हैं बताइए, और आप उसमें किस तरीके का सहयोग दे रहे हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम और आप किस तरीके का सहयोग दे रहे हैं इस विकास में। इवन कि हम अपने सोच से भी साथ अगर है ना, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर आवर कंट्री। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वी नो हाउ टू पुल द लेग ऑफ ईच अदर, वी नो वेरी वेल हाउ टू क्रिटिसाइज अदर्स एक्टिविटीज, वी नो वेरी वेल कि हम किस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे को काम दिखा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग पैसे वाले होते हैं उनको ये लगता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। तो मकसद जब यहां पर ये हो जाएगा ना, तो हिंदुस्तान ऐसे भी बहुत अनबैलेंस्ड सोसाइटी है,
वहां पर पैसे वालों की तादाद कम है लेकिन सबसे ज्यादा पैसा है, और गरीबों की तादाद ज्यादा है जिनके पास सबसे कम पैसा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, हम लोगों को एक प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और धीरे 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 अपने आसपास के माहौल को ज्यादातर देखिए आप लोग प्लीज। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मेरे सिवान का मैं रहने वाला हूं, सिवान में बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं, सड़कें सही नहीं है, बहुत सारे ऐसे जगह है नाला सही सही ढका हुआ नहीं है, पोल बराबर नहीं है बिजली का, बारिश थोड़ी हो जाती है तो नाला के ऊपर से पानी से ड्रेन होकर ऊपर चला आता है, सारी चीजें ये सारी चीजें धीरे 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 आपको अपने शहर से देखना पड़ेगा। बहुत सारे देखो, ये एक बहुत सिंपल साइकोलॉजी है। जब हम लोग फेसबुक पे बैठते हैं ना, तो ये काफी दुनिया के अलग अलग कोने से हम लोग जुड़े रहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो खबर केरला की है वो हमारे तक आती है और हम उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। जो मुंबई का है मामला वो हमारे तक आता है, हम उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। हम जानते नहीं है रियलिटी क्या है। सिवान में एक लड़का है जिसको मैं दावे के साथ कहता हूं, वो उसके कैरेक्टर के बारे में कोई भी जानेगा तो कभी भी उसको पसंद नहीं करेगा। नाम से मुसलमान है और हर वो गंदा काम, हर वो गलत काम में वो इन्वॉल्व है जो आप सोच सकते हैं, जो एक आम इंसान गलत काम कर सकता है, हर वो गलत काम में वो इन्वॉल्व है। मैंने कुछ दिन पहले क्या देखा कि उसके ऊपर किसी तरह की पुलिस की कार्रवाई हुई और फेसबुक पे क्या पोस्ट रोटेट करने लगा कि मुसलमान है इस वजह से पुलिस ने उसको पीटा है, और वो पूरा वीडियो खूब घूम रहा है, खूब वो पोस्ट घूम रहा है, जबकि असलियत कोई नहीं जानता उसके बारे में। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं अपराधी किस्म के जो अपने हिंदुत्व के ठेकेदार बने पड़े हुए हैं, उनकी असलियत को कोई नहीं जानता है, उनके पीछे कितने तरह के आपराधिक मामले हैं, किस तरीके की छवि है, खुद अपने माँ बाप को पीटने वाले लोग हैं, खुद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करने वाले लोग हैं, वो लोग आज हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं और उसकी हम लोग वाहवाही कर रहे हैं कि वाह 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 ये हिंदू के रक्षा करने आए हैं। तो देखिए आप लोग गौर कीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनके सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो उनका दिल गुस्सा में भड़क जाता है, जैसे कि लिंचिंग का मामला आ जाता है, किसी मिनहास की हत्या हो जाती है, किसी मॉब को द्वारा किसी की हत्या हो जाती है, ये तब किया जाता है जब आपके दिल और दिमाग को डाइवर्ट करना होता है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जाती है एक छोटे से घटना के पीछे, किस तरीके से आपको भटका दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि किस तरीके से एक डाइवर्जेंट का काम करता है। जो भी हिंदुस्तान में खबरें आती हैं, न्यूज में खबरें आती हैं, उसके पीछे याद रखिएगा एक बड़ी पॉलिसी काम करती है, एक बहुत बड़ा मतलब संगठन काम करता है कि किस तरीके से कौन से कांड को अंजाम देना है और किस तरीके से उधर से ध्यान हटाकर दूसरे तरफ डाइवर्ट कर देना है। इसके पीछे बहुत बड़ी टीम बैठी होती है जो ये सारी चीजें करती हैं, और एक सिस्टम है, एक तरह का एक सोच बना हुआ है जो इस पे काम करता है। तो लेकिन होता एक बात, एक चीज और है, सच्चाई तो ये भी है कि जीत उसी की होगी जो सच है, और सच्चाई यही है कि मोहब्बत ही जीतती है हमेशा। तो मकसद ये है मेरा कहने का कि सारी चीजें हिंदुस्तान में जितनी भी समस्याएं हैं उस पर समस्या का समाधान तभी निकल सकता है जब हम लोग आपस में मिलजुल के बैठे बात करें किसी समस्या पर। मोहल्ले में ही आप देख लीजिए कि एक वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन होता है तो एक मोहल्ले का नाला नहीं बन पाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वार्ड कमिश्नर से मेरी नहीं बनती है, वो किसी दूसरे पार्टी का है, मैं किसी दूसरे पार्टी का हूं। तो ये जब मेंटालिटी रहेगी उसकी, जो नेता बना है, जो एक मोहल्ले का जिम्मेदार है, तो वो किस तरीके से विकास करेगा। तो आपको चुनना उस छोटे लेवल से होगा कि एक अच्छे इंसान को सामने लाया जाए, और ये हर किसी की जिम्मेदारी है। इवन कि जितने लोग मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, जो साथ में हैं, आप लोग इस जिम्मेदारी को समझाइए, बताइए कि वोट सबको देना है। नहीं वोट देना और गलत को वोट देना, दोनों में बहुत फर्क है। लोग कहते हैं कि सबके सब चोर उठे हुए हैं, सबके सब क्रिमिनल टाइप के नेता उठे हुए हैं, मैं क्यों वोट देके बर्बाद करूं। आपका वोट नहीं देना वो ज्यादा बर्बाद करेगा, बल्कि अगर उस सब के सब बदमाश नहीं होते हैं, सब के सब चोर नहीं होते हैं, सब के सब क्रिमिनल नहीं होते हैं, उसमें कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। आप लोग उनको वोट दीजिए, वो भले हार जाए लेकिन आपका वोट उससे बर्बाद नहीं होगा। वो तो बर्बाद तो उसका होगा कि जो गलत को चुन लिया, फिर वो 5 साल खुद भुगतेगा, फिर वो उसके बच्चे भुगतेंगे। तो वोट उनका बर्बाद हुआ, आपका नहीं, हमारा नहीं। अगर मेरा कोई कैंडिडेट है जो बहुत अच्छा है, ईमानदार है,
जो कोशिश करता है समाज में बदलाव लाने की, सबको मिलाकर चलने की, अगर वो हार जाता है और मेरा वोट उसको गया होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वोट बर्बाद नहीं हुआ, बर्बाद उनका हुआ जो किसी सांप्रदायिक ताकत को दिए, जो किसी क्रिमिनल को दिए, जो किसी गलत इंसान को वोट दिए। वेरी सिंपल। खैर, तो मेरा मकसद यही था कि आज जिस तरीके के मेरे ख्याल आया दिल में कि एक हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, पूरी टीम मिलकर बनाती है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग पोजीशन के लोग होते हैं, पोस्ट के लोग होते हैं, लेकिन सबका मकसद होता है एक बिल्डिंग बनाना। उसी तरीके से हिंदुस्तान में हर तरह के लोग हैं, सबका मकसद होना चाहिए हिंदुस्तान की तरक्की अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य को निभाते हुए। अदरवाइज नोबडी इज गोना टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देयर शोल्डर्स। कोई भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद ब खुद उठानी होगी। अदरवाइज बर्बादी जिस तरीके से अभी है, किसानों की जो हालत अभी है वो हमेशा रहेगी, कभी ठीक नहीं होगा, चाहे जो भी कर ली जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी गाइज। उम्मीद करता हूं मुझे कि आप लोग मोहब्बत के दंगे परिवार से जुड़कर कुछ ना कुछ सीखते होंगे। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अपने पप्पू भाई 2-3 प्रोग्राम किए, अपने मूसा दाऊद भाई प्रोग्राम किए, अभी डांडिया भाई आए थे प्रोग्राम किए, फैजान काम कर रहा है, शोएब भाई हैं, बहुत सारे दोस्त अपने हैं, आशीष भाई हैं अपने। उन लोगों पर आप लोग जुड़े रहिए, काम में साथ जुड़े रहिए, जमीन पर उतर के आते रहिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। ना कि अपने पिंटून भाई थे वो हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, अब्दुल भाई हैं, अपने अबरार भाई हैं जो देश में अलग अलग, आशीष भाई हैं, नेहा जी हैं, रमनीत जी हैं, हजारों नाम ऐसे हैं जिनको मैं याद नहीं कर पा रहा हूं इस वक्त, और वो सब लोग जमीन पर उस वक्त काम कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग साथ में जुड़ जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो यकीन मानिए एक पीढ़ी के बाद धरना, प्रदर्शन, रक्तदान, ये सारी चीजें आपको बेकार लगने लगेंगी। जो मैं आज आपको बात कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान से बाहर रहता हूं और उस जगह पे रहता हूं जो हिंदुस्तान से कई साल आगे है। मैं ये बहुत सारे प्रोस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं, डेवलपमेंट के मामले में, सोसाइटी के मामले में, एकता के मामले में। नो डाउट कि मैं जहां रहता हूं आबादी वहां कम है, तरक्की होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बेसिक चीजें जो आदमी सीख लेता है और वो कोशिश करता है हिंदुस्तान में लाने की। बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो हिंदुस्तान के बाहर रह के काम करते हैं या खुद हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के मालिक हैं या उसके सीईओ हैं या उसके डायरेक्टर हैं। वो जानते हैं बहुत अच्छी बात कि किस तरीके से हैंडल किया जाता है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर बढ़ाया जाता है, सोसाइटी को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से हम लोग राइट ट्रैक पे चल सकते हैं। और ऐसे लोगों का साथ आना, ऐसे लोगों को सामने आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके पास एक स्किल होता है। वो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडल करना, मोटिवेट करना और प्रोग्रेसिव वे में लोगों को ड्राइव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोगों को साथ आना पड़ेगा, एक संयम के साथ। देखिए, आज़ादी 1857 की लड़ाई से शुरू हुई थी, 1947 में आज़ादी मिली, लगभग 100 साल के बाद। और हम लोग ये सोचें अगर कि कोई एक मुहिम शुरू हो, कोई अच्छी बात कर दे, कोई आकर धरना प्रदर्शन कर दे, तो उससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। और एक चीज़ और, आज़ादी की बात अलग थी, अब की बात अलग है। अभी भी वो मेंटालिटी बनी हुई है लोगों की कि धरना प्रदर्शन करो, हंगामा करो, सड़क पे उतर जाओ, कुछ नहीं होता अब इससे। ये कुछ लोगों का माइंड होता है, कुछ लोगों का मास्टर माइंड होता है जो सरकार को ब्लैकमेल करता है और आपका इस्तेमाल करता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप इस पर रिसर्च कीजिएगा, जितने भी जानकार लोग हैं आप लोग इस पर रिसर्च कीजिएगा कि कोई भी मॉब इकट्ठा करे, कोई भी भीड़ जब इकट्ठा करे, उसका मकसद होता है उस भीड़ के जरिए उस वक्त शासन करने वाली सरकार को ब्लैकमेल करना। जिस तरीके से अन्ना हजारे साहब आए थे, आप देख लीजिए, मैं तो साफ इसको बोलता हूं कि एक प्रोपेगेंडा था, ये एक तरह का बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि जो बुराई पहले नजर आ रही थी आज से 4 साल 5 साल पहले, वो अभी भी है और वो बड़े जबरदस्त तरीके से। कहीं भी बलात्कार नहीं रुक रहा है, कहीं भी करप्शन नहीं रुक रहा है, कहीं भी घुसखोरी नहीं रुक रहा है, कहीं भी एक दूसरे को मारने वाली घटना नहीं रुक रही है, कहीं भी ऊंचे जात नीचे जात की लड़ाई नहीं रुक रही है, बल्कि बढ़ गया है वो। और अन्ना चचा सोए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि भीड़ के हिस्सा आप मत बनिए। भीड़ सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए, चाहे अभी करने वाले लोग भाजपा को कर रहे हो ब्लैकमेल, या इससे पहले करने वाले लोगों ने कांग्रेस को किया। ये ब्लैकमेलिंग का सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा, इसके पीछे 2-3 मास्टर माइंड होता है, दैट्स इट। वो लोग मीडिया को मैनेज करते हैं। मीडिया क्या होती है, खबर को बढ़ा चढ़ा के दिखाती है,
भीड़ और बढ़वाती है और लोगों को यह लगता है कि अब की बार की जो लड़ाई है वो तो कुछ ना कुछ मतलब बड़ा ही करके जाएगी, और होता कुछ नहीं है। फिर वही ढाक के तीन पात रह जाती है सारी चीजें वही, लोग वही खाना पीने की तलाश में, लोग वही नौकरी की तलाश में, लोग वही अपने रोजी रोटी की तलाश में रह जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए मैं ये कोई भाषण नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, एक छोटा भाई होने के नाते बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज सही हम लोग कर सकते हैं वो अपने तरफ से कोशिश किया जाए, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो किया जाए। देखिए नेता कितनी ईमानदारी से अपने काम को निभाते हैं, बेवकूफ बनाना आपको कितने अच्छे से बनाते हैं, दौड़ भाग करते हैं वो लोग भी, धरना प्रदर्शन करते हैं वो लोग भी, भाषण देते हैं जाकर, ये उनका जॉब है, ये उनका काम है जो वो कर रहे हैं ईमानदारी से। लेकिन हम और आप अपनी काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, मसला यहां है। और हम उनके पीछे पड़ के रह जाते हैं कि उनके बात को देखा जाए, वो क्या बोल रहा है, वो क्या नहीं बोल रहा है, इसी में हमारा नुकसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से काफी वक्त आप लोगों का ले लिया मैंने। मेरी ये चाहत है कि हिंदुस्तान में सब लोग मिलकर रहें, एक होकर रहें, गलत बात के खिलाफ जरूर बोलिए, तरीके से बोलिए, बात को अपने रखना जानिए, मिल के रहिए, अच्छे बुरे दोनों कौम को मैं कह रहा हूं, आप लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहिए, एक दूसरे पर कंधे से कंधा मिला के खड़े रहिए, तभी उसमें पता है मजबूती है, उसी से कामयाबी है। अदरवाइज कोई भी आपको आएगा आसानी से एक मांस का टुकड़ा मंदिर में, एक मांस का टुकड़ा मस्जिद में फेंकेगा और आपको तोड़ देगा। That is still valid, that is a very good policy still now existing in our country. ये जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल इज स्टिल एग्जिस्टिंग। मुझे ये लगा था कि आजादी के बाद लोग समझदार हो गए होंगे, बट नाउ सिचुएशन ये है, कंडीशन ये है कि वी आर स्टिल बीइंग फूल्ड बाय दोज पीपल जो हमें रूल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट वी आर एट द सेम प्लेस, वी आर एट द सेम कंडीशन एवरी टाइम। तो समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को। मुझे पूरा यकीन है अभी का जो दौर है, अब नौजवानों का दौर है, हिंदुस्तान में 60% नौजवान है जिसकी उम्र 35 साल के अंदर है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत है ये। और मैं यूएई में, कतर में, सऊदीया में रहने वाले अपने सभी दोस्तों को कहता हूं, दोस्तों हम और आप मिलकर एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। दावे के साथ मैं कह सकता हूं बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं, बस मिलकर ईमानदारी से काम करना होगा, तरीके से। आप देखो कनाडा में एक विधेयक पास हुआ है, कनाडा में सारे पंजाबियों ने मिलकर एक विधेयक पास किया है कि जो 84 का दंगा हुआ था उसका कोई इस्तेमाल अगर किया, कोई भी नेता खालिस्तान बनाने का अगर इस्तेमाल किया, उस भाषा का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये काम हुआ कनाडा में और उसका असर कहां पड़ रहा है? हिंदुस्तान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनआरआईज आर द वेरी मतलब की प्लेयर हैं इस वक्त। वो चाहें तो हिंदुस्तान की राजनीति पे बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। इसलिए बहुत जल्दी से बेवकूफ नहीं बनना है, किसी के जज्बात में आकर आपको उछल कूद नहीं करना है। तरीके से एक आप सऊदीया में रहने वाले लोग आप मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाइए। कतर में मैं हूं, रोज मेरी मुलाकात होती है कुछ लोगों से, हर अपने मोहब्बत के दंगे परिवार वालों से मुलाकात होती है। किस तरीके से हम लोग असर डाल सकते हैं कि दंगा फसाद ना हो। सब लोग मिलकर कमेटी बनाइए, दोस्त बनाइए, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। 7 लाख 8 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं कतर में, सऊदीया में 30-35 लाख हैं, हर जगह के अलग अलग हिंदुस्तान के कोने कोने से हैं। सबको मिलिए, जुड़िए, अपनी अच्छी बात को उनके तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि किस तरीके से हम लोग मिलकर हिंदुस्तान में असर डाल सकते हैं। और ये तभी होगा जब हम मिलकर ईमानदारी से, एक सोच के साथ ईमानदारी से हिंदुस्तान की भलाई सोचें। सिर्फ फेसबुक पे लिख देने से या जज्बात को खूब चिल्ला के बोल देने से, वीडियो बना देने से, that's not gonna मतलब it's not gonna happen anything, you know, it's not gonna help you in any condition, it's not gonna help you। ये हेल्प नहीं करेगा किसी भी तरीके से। तो आप देखो एक सुलझा समाज, पंजाबी कम्युनिटी कनाडा में जाके किस तरीके से एक बड़ा असरदार काम करता है, और हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले इतने हिंदुस्तानी। और एक बात मैं बता दूं, हिंदुस्तान के बाहर मिडिल ईस्ट में रहने वाले को ये ना समझे कि मुसलमान ज्यादा हैं। यहां पर 60-40 का रेशियो है। अगर 60% मुसलमान हैं हिंदुस्तान के गल्फ में, तो 40% हिंदू भाई भी हैं। बस वो साइलेंट रहते हैं, यहां पर आते हैं, जॉब करते हैं, चले जाते हैं। मैं भी जिस तरह से आता हूं, जॉब करता हूं, चला जाता हूं, नौकरी करता हूं, बिजनेस करता हूं, जो भी।
लेकिन चुप रहने का वक्त अभी नहीं है। आप लोगों को बोलना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा, एक तरीके से काम करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसा कि मैंने बोला कि नोबडी इज गोइंग टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। आपको अपने कंधे पे लेना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी, वरना कल को कौन किसको कहां पे लिंच कर दे, मॉब कहां पे कल आके नुकसान पहुंचा दे, कोई नहीं जानता है। अगर ऐसे नेता को चुनते रहे। और एक बात और, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अबे यार देखो आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हो मोहब्बत के दंगे वाले, देखो अभी भी इसका बयान आ रहा है, उसका बयान आ रहा है। मेरे भाई कोई भी जब सोच जब काम करती है ना, तो उसको एक लंबे समय की लड़ाई लड़नी पड़ती है, काफी कोशिश करनी पड़ती है, और वही कोशिश वो बुरे लोग भी करेंगे ताकि उनकी जो मेंटालिटी है वो कायम रहे। अगर हम मोहब्बत फैलाने की बात कर रहे हैं, अगर हम मोहब्बत के दंगे करा रहे हैं, तो नफरत के दंगे कराने वाले लोग भी पूरा जोर लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो उससे परेशान नहीं होना है, उसको देख के आहत नहीं होना है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, थोड़ी सी कोशिश करनी है, थोड़ा सा हिम्मत रखना है और आगे बढ़ते रहना है। अदरवाइज कोई भी आएगा, आप इतने फ्रेजाइल होंगे तो कोई भी आएगा हल्का सा ठोकेगा आपको, आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे यकीन है आप सब लोग मिलकर एक अच्छा काम करेंगे। हिंदुस्तान आने वाले 20 साल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरेगी, और ये हमारी जिंदगी में भी होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद अगला जनरेशन कैसा होगा, आई डोंट नो, लेकिन थोड़ी बहुत तरक्की हम लोग भी देख लें और दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में हम लोग आ जाएं, मजबूती के मामले में, विकास के मामले में, आपसी एकता के मामले में, नौकरी के मामले में, किसान के मामले में, टेक्निकल नॉलेज के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, हर मामले में। उम्मीद करते हैं मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।